नमस्कार, स्वागत है आपका हिमंत प्रदेश न्यूज में। मैं हूं भानु प्रकाश नेगी। हिमंत प्रदेश न्यूज के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका कुसुमलता गड़िया। इस तरह का उनका जीवन परिचय रहा है, किन संघर्षों के साथ वो इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं, आज उनकी पूरी स्टोरी हम जानेंगे और वो आज हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ मौजूद है। मैडम, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति पुरस्कार तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं होता है और इस बीच आपको बहुत संघर्ष झेलना पड़ा होगा, बहुत सारी प्राचीरों को पार करना पड़ा होगा। लेकिन उससे पहले हमारे जो दर्शक हैं वो आपका एक सूक्ष्म परिचय चाहते हैं। किस तरह का आपका परिचय रहा है, कहाँ से आप हैं, कैसी आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है और कैसे आप जो है इस स्तर तक पहुँच पाए। मेरा जन्म गोपेश्वर गांव का है और मेरी स्कूली शिक्षा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोपेश्वर से है और इसी विद्यालय को मैं अपनी सफलता का श्रेय देना चाहूँगी। और मेरी जो एजुकेशन है एमए बीएड बीटीसी है, इसमें मैंने बीएड और एमए जो है शादी के बाद पूरा किया और एक साधारण से परिवार से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ। जब मैं कक्षा 7वीं में थे तभी मेरे पिता का देहांत हो गया था, तो बहुत ही पारिवारिक मुश्किलें हमें झेलनी पड़ी। फिर भी बहुत अच्छे विद्यालय को मिलने का ही ये श्रेय होगा कि हमने सपने देखे। हमारे शिक्षकों ने हमें, जब हम 6 में से 10 में थे तो सपने दिखाए। शायद ये दिन उन्हीं सपनों में से एक दिन है और बड़ा संघर्षपूर्ण मेरा जीवन रहा है। और पारिवारिक जो जिम्मेदारियां थी परिवार में सबसे बड़ी होने के नाते मुझे भी थी। और आज जो है मेरे पीछे जो मेरे 3 भाई बहन हैं वो भी इसी विभाग में कार्यरत है। तो माँ शारदा का कहीं ना कहीं हमारे परिवार पे ये बलिदान है। जी, अच्छा, आपकी शादी हुई, आप उसके बाद जो है ये टीचिंग लाइन में आए, पहली अपॉइंटमेंट कहाँ थी? और हमें ये सुनने में आया है कि आप बहुत ही दुर्गम स्थानों को आपने चुना है, कभी शिकायत भी नहीं की? मेरी जो विवाह है वो एक बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र सुदूर ब्लॉक देवाल में है और विवाह के बाद जब ग्रामीण परिवेश में गई तो मुझे लगा कि शायद यहाँ पे मुश्किलें ज़्यादा है, तो वहीं से मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा उसमें सहयोग था। तो वहीं से विवाह के बाद ही मैंने बीटीसी की और मेरा जो प्रथम नियुक्ति थी थराली ब्लॉक के कुनीपाड़ था गांव में थी, शायद ही जहां महिलाएं जाना के लिए हाँ कहती होगी। दिन भर मैं पूरे सुबह 6 बजे हम पैदल रास्ते लगते थे और शाम को हम कुनीपाड़ तक पहुंचते थे। बहुत ही दुर्गम था और अपनी 6 महीने की बालिका को लेकर मैं वहां पे गई थी। उसके बाद मेरा ट्रांसफर पोखरी ब्लॉक में हो गया था जो कि दुर्गम क्षेत्र का था और जो पदोन्नति थी मेरी वो पोखरी ब्लॉक के सबसे दूरस्थ सेरा मालकोटी में थी और शायद ही वहां पे भी कोई महिला इससे पहले गई होगी। वहां से भी मुझे 6 घंटे पोखरी आने में पैदल लग जाता था। तो दुर्गम के विद्यालय थे और बहुत आनंद से हमने वहाँ पे अपनी सेवाएं दी और मुझे लगता है कि दुर्गम के जो विद्यालय है वहाँ पे हमको कार्य करने के अवसर मिलते हैं। जो हमारे पास छात्र होते हैं उनका जो बौद्धिक स्तर है और शारीरिक स्तर है बहुत ही बेहतर होता है। अगर हम प्रयास करें तो हमें रिजल्ट बहुत ज़्यादा वहाँ पे मिलेगा बजाय शहरी क्षेत्रों से। दुर्गम की ही अगर बात आती है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर जो शिक्षक होते हैं वो सुगम की ढूंढ खोज में लगे रहते हैं और कई का तो जो है, शायद मैं सभी को तो ये नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ हैं जो शिक्षा की ओर कम ध्यान है और सुगम का और जो ऐशो आराम या जो सुविधाएं हैं उसकी ओर ध्यान देते हैं। लेकिन आप हमेशा दुर्गम को ही क्यों चुनते हैं? अब इसमें मैं ये कहूँगी कि शायद विभागीय जिस नियमों के तहत भी हमको सुगम विद्यालय न मिलना रहा होगा और दुर्गम की जो सेवाएं होती है वो निश्चित रूप से सभी शिक्षकों को पूर्ण करनी होती है। उसके बाद ऐसा हुआ कि जब हमने हमारे दुर्गम की सेवा पूर्ण हो गई तो बच्चे पढ़ाई के लिए यहाँ से बाहर चले गए, तो हमने यहीं रहना उचित समझा और बहुत ही बेहतर अनुभव है हमारा यहाँ पे अपने कार्य को करने का और बहुत ही आनंद यहाँ पे कार्य करने का है। अब जो पुरस्कारों की श्रेणी आती है उसमें जो है आपको एक बेहतर पाया गया, उसमें
जब ढूंढ खोज हुई तो कुसुमलता गढ़िया सबसे टॉप में आई है। आपको शैलेश मटियानी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उसके बाद जो है हाल ही में जो है आपको 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पे एक बहुत ही सम्मानजनक जो सर्वोच्च शिक्षा का सम्मान होता है राष्ट्रपति जी के द्वारा सम्मानित किया गया है। ये कहानी क्या है? इस तरह से जो आपको चुना गया है, जिस तरह से आपने एजुकेशन को एक नई दिशा दशा देने का काम किया है, उसकी कहानी क्या है? 2015 में मेरी नियुक्ति पदोन्नति के बाद जो है सेरा हो गई थी, जी। तो वहाँ से साल भर में मेरा स्थानांतरण बीणा में हो गया था। तो बीणा में जब मैंने कार्यभार ग्रहण किया तो वहाँ की जो स्थिति थी, स्कूल बंदी के कगार पे था और बहुत सारी वहाँ पे समस्याएं थी। भवन वहाँ पे जीर्ण शीर्ण था, छात्र संख्या हमारे 7 पे आ गई थी और हमको बहुत अति दुर्गम का विद्यालय मिला था। तो पुनः अति दुर्गम पे हम भेजा जाए तो शायद एक लालच वहाँ पे ये भी रहा होगा कि हम जी। यहाँ पे बने रहें। तो संकल्प लिया सबने मिलकर के इस विद्यालय को बचाया जाए और ग्रामीणों से हमने बात की। तो वहाँ पे जो ग्रामीण थे तो उनके सारे बच्चे प्राइवेट में थे, तो थोड़ा मुश्किल हुई, लेकिन हमने विश्वास दिलाया कि हम पे विश्वास करो। सारे बच्चों को एक साथ नहीं वापसी हुई। हमारे पहले साल में 19 बच्चे हो गए थे, तो उन बच्चों पे कार्य किया और हमने मिलकर के पूरे विद्यालय ने प्रयास किए। उन्हें प्रत्येक जो पाठ्येतर क्रियाकलाप है उनमें प्रतिभाग करवाए। इंग्लिश मीडियम को विद्यालय में लागू किया और स्मार्ट क्लास विकसित करने का प्रयास किया। साथ में सबसे पहले हमने विद्यालय का सौंदर्यीकरण किया, क्योंकि जब हमारे जो बच्चे निकलना प्रारंभ हो गए थे तो उनकी एक फोटो हमने जब ग्रुप पे शेयर की विद्यालय के, तो हमारे अभिभावकों ने कहा कि मैडम हमारे बच्चे तो चमक रहे हैं लेकिन तुम्हारा विद्यालय पीछे से फीका पड़ रहा है। तो वो शब्द बड़ा ही बुरा लगा और फिर हमने खुद के खर्चे से मैंने विद्यालय का सौंदर्यीकरण किया। जी। अच्छा, जो आपका विद्यालय है उस विद्यालय में भ्रमण करने का हमें भी समय मिला और शायद संभवतः स्टोरी भी हमने कवर की है। जो आपने आधुनिक शिक्षा की ओर आप ले गए हैं, या जिस तरह से सरकारी विद्यालयों को कहा जाता है कि यहाँ सुविधाएं नहीं हैं, ज़्यादातर जो शिक्षक हैं वो इस बात का रोना रहता है कि बहुत दुर्गम है, बड़ी समस्याएं हैं, या तमाम चीज़ें या सरकार की तरफ से कोई सुविधा इस तरह से नहीं है। इस विषय पर आपको क्या कहना है? क्योंकि आपने एक जो मॉडल तैयार किया है, जिस तरह से आपने वहाँ पर प्रस्तुति की है, वो बहुत ही अलग तरह की है। हमने सबसे पहले तो ये किया कि विद्यालय में आईसीटी का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया और ये आईसीटी का हमने प्रयोग किया है, तो मैं पहले से इसमें नहीं निपुण थी। तो जो कोविड का टाइम था उस समय हमने आईसीटी को माध्यम बनाया था प्रत्येक विद्यार्थी तक शिक्षण सामग्री पहुंचाने का। तो हम टीचरों के जो ग्रुप था उसके माध्यम से ऑनलाइन हमने प्रशिक्षण प्राप्त किए और उसी में हमने सारे जितने भी आईसीटी के प्रोग्राम हैं, पीपीटी बनाना, वीडियो एडिटिंग करना और बहुत सारे एप्लीकेशन है वहां से की, तो उसी का बेनिफिट मैंने छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास किया। अच्छा, जो डिजिटल की तरफ जो आप बच्चों को ले गए हैं, जी, उसका आइडिया कहाँ से आया और कितना बच्चों को इसका फायदा मिल रहा है? मैंने ये महसूस किया और पाया भी कि बच्चों का बहुत ज्यादा उत्साह रहता है, इंटरेस्ट रहता है आईसीटी की तरफ। जब हमने सिखाना प्रारंभ किया तो ऐसा हो रहा था कि मैं बच्चों को सिखा रही थी और सिखाते सिखाते बच्चे मुझे सिखाने लगे थे, तो बहुत ज्यादा वो इंटरेस्ट ले रहे थे। और जैसे कोई शिक्षण सामग्री है तो जब हम उसे तैयार कर रहे थे तो बच्चा कुछ वीडियो बनाते समय, कुछ एडिटिंग करते समय, कुछ अपने डायलॉग को याद करते समय सीख रहा था और वो ज्ञान उसका स्थायी हो रहा था। और आईसीटी का जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं उसके रोजगार में भी उसे भविष्य में काम आने वाला था। तो और जो नई शिक्षा नीति है वो भी इसी पे बल दे रही है। उसकी पहल है कि विद्यालय में आईसीटी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। एजुकेशन एक बड़ा कारण बन गया है पलायन का, इस विषय पर आपका क्या विचार है? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे सरकारी विद्यालय है वो बहुत बेहतर कर रहे हैं, लेकिन वो बेहतर तभी करेंगे जब उनको समुदाय का भरपूर सहयोग मिलेगा। तो बेहतर होगा कि हम विद्यालय के करीब जाए, उसे सहयोग करें। बाकी से हमारे शिक्षक पूर्ण रूप से निपुण है, वो बहुत बेहतर कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो समुदाय के सहयोग के लिए हाथ आगे बढ़ाने की। और पलायन कर हम केवल शिक्षा के लिए हम जब पलायन कर रहे हैं तो हम एक बहुत बड़ी अमाउंट को खर्च कर रहे हैं। अगर वो अमाउंट बचाई जा सके तो उसी बच्चे के आगे की हायर एजुकेशन में वो काम आ सकती है और इसकी तरफ सबको सोचना चाहिए और बच्चों को वापसी होनी चाहिए सरकारी विद्यालयों की तरफ।
अच्छा, एक जो सबसे बड़ी दिक्कत वाली जो बात आ जाती है कि जो प्राइवेट स्कूलों में इंग्लिश मीडियम है, वो जो है हमारे प्राइमरी या जो सरकारी विद्यालय हैं, उनमें जो है वो पैटर्न नहीं आया है। एक वजह आप मानते हैं कि अगर इंग्लिश को इसमें शामिल किया जाए, तो शायद लोगों का वापसी जो है सरकारी स्कूल की ओर ज़्यादा होगा? मैं आपको बताना चाहूँगी कि सरकारी विद्यालय में भी इंग्लिश मीडियम में ही सिलेबस है। हमारा जो साइंस है वो इंग्लिश में है, और प्राथमिक लेवल पे भी हमारी ईवीएस जो है वो इंग्लिश मीडियम में है, और वो दोनों मीडियम वहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं। इंग्लिश भी पढ़ाया जा रहा है और हिंदी में भी उसे पढ़ाया जा रहा है, और कुछ कुछ विद्यालय केवल इंग्लिश मीडियम में ही साइंस को पढ़ा रहे हैं। तो अब तो इंग्लिश का भी फर्क नहीं रहा है, तो सरकारी विद्यालयों की तरफ वापसी होनी चाहिए। अच्छा, अब क्या कारण हो सकता है आप, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अभिशाप भी हो गया है कि हमारे पहाड़ से बच्चे जो है प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि शायद ये केवल भेड़ चाल है। जहाँ को एक व्यक्ति जा रहा हो, वहीं हम बिना सोचे समझे सारे व्यक्ति जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं पहले हम ये देखें कि जो सरकारी स्कूल से निकला हुआ बच्चा है, वो कहाँ तक पहुँच रहा है। जब हम रिज़ल्ट की बात कर रहे हैं, तो आईआईटी सरकारी विद्यालय का बच्चा है, हमारे सीडीएस में सरकारी स्कूल के बच्चे निकल रहे हैं, और आप रिज़ल्ट खोल के देखें तो नीट में सबसे ज़्यादा सरकारी स्कूल के बच्चे ही निकल रहे हैं। तो इस तरफ अभिभावकों का ध्यान जाना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल। और बात आती है कि आपने ये जो बड़ी उपलब्धि हासिल की है, बहुत बड़ी प्रेरणा अन्य शिक्षक को मिली होगी और वो लेंगे आपसे। क्या किया जाना चाहिए ताकि अन्य भी लोग भी जो है इस तरह से करें, या जो सरकारी स्कूलों का मॉडल जिस तरह से आपने तैयार किया है, उसको जो है बेसिकली क्या किया जाना चाहिए उसमें? हमको आपस में अपने अनुभवों को शेयर करना चाहिए। जैसे हमने अपने विद्यालय में कुछ बेहतर किया है, तो हम सभी शिक्षकों को आपस में उन अनुभवों को शेयर करके उनका फ़ायदा उठाना चाहिए। हमने आईसीटी में कैसे काम किया, उसके लिए हमें वर्चुअल हम मीटिंग कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं ब्लॉक लेवल पे। ऐसे ही शिक्षकों के समूह बनकर ब्लॉक स्तर पर कार्यों को साझा किया जा सकता है, और बहुत बेहतर हमको शायद इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो ब्लॉक स्तर से ही शुरुआत की जानी चाहिए। मैं अगर बात करूँ कि सुगम और दुर्गम वाली बात हो जाती है, या अधिकतर जो शिक्षक होते हैं, मैं सभी की बात नहीं करूँगा, फिर से मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि दुर्गम और सुगम सुविधाएं नहीं हैं, तमाम चीज़ों का रोना, और फिर जो है एजुकेशन स्तर फिर वही जो ढर्रा चल रहा है पुराना, या बच्चों पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाना है, या उन बच्चों का जो है उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां तक जो है एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे अलग से मतलब कर रहे हैं, या उनका जो स्तर रहता है। जबकि मेरे को लगता है कि शिक्षकों को पूरी सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल रही है। क्या कहेंगे आप? और जितने भी विद्यालय हैं, उनके सौंदर्यीकरण या उनके भौतिक संसाधनों को जुटाने में समुदाय का अहम भूमिका होती है। जितने भी प्रस्ताव होते हैं उन्हीं के नाम से जाते हैं। तो यहाँ पे शिक्षक के पास जिम्मेदारियां ज़्यादा हो जाएगी। उसे विद्यालय भी देखना है, अपने विभाग के कार्यों को भी देखना है। अगर सहयोग के लिए जनप्रतिनिधियों के और समुदाय के हाथ आएंगे, तो निश्चित रूप से विद्यालय आगे बढ़ेगा। अगर वीणा में विद्यालय को आगे बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं समुदाय का सहयोग है। जब भी किसी प्रस्ताव को लेकर ब्लॉक में आना होता है, तो समुदाय से लोग आ जाते हैं, और विधायक जी के पास जाना है तो वो लोग जाते हैं। तो समुदाय की अहम भूमिका है। अकेला शिक्षक इतना सब नहीं कर पाता है। तो समुदाय से यही कहना चाहूँगी कि वो अपने विद्यालय के लिए समय दे, सहयोग दे, और अकेले शिक्षक पे विद्यालय को न छोड़े। बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे कि जो हमारे विद्यार्थी लोग हैं, या जो ग्रामीण प्रदेशों से ये मन में हो गया है कि इस सरकारी स्कूल में कुछ नहीं होता है, स्कूल का मतलब पढ़ाई ठीक नहीं है, या हमारा बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा जी, हम जो है उसमें नहीं भेजते हैं। तमाम लोग हैं उसमें, क्योंकि उसका शिकार हम भी हुए हैं। तो अब क्या किए जाने की आवश्यकता है कि बच्चे जो है सरकारी स्कूल में लौट आए? मैं बार बार कह रही हूँ कि एक बार विश्वास करके देखिए, समुदाय आगे बढ़ के आए। और जितनी मेहनत आप प्राइवेट में बच्चे पे कर रहे हैं, वो विद्यालय से जब घर आ रहा है, तो जितना समय आप उसे तब दे रहे हैं, उतना ही समय सरकारी विद्यालय में आने के बाद दीजिए। हमारे पास क्या होता है कि जैसे बच्चा हमारे पास आ जाता है, अभिभावक इतने उदासीन हो जाते हैं कि न उनकी ड्रेस की परवाह, न उनका बस्ता चेक, न उनके तरफ से बेफिक्र हो जाते हैं। तो ये लापरवाही ही का कारण है कि विद्यालय आज इस स्थिति में है कि बंद
बंद हो रहे हैं। तो अभिभावक सक्रिय हो जाएंगे, वही समय वही जागरूकता उनकी रहेगी, तो निश्चित ही विद्यालय में कोई समस्या ही नहीं होगी। तो वापसी के लिए समुदाय को ही आगे आना होगा। शिक्षक हमारे हर शिक्षक बहुत मेहनत कर रहे हैं, और जहाँ समुदाय सहयोग दे रहा है वहाँ रिजल्ट सामने आ रहे हैं, और जहाँ समुदाय सहयोग नहीं दे रहा है वहाँ के विद्यालय हमारे बंद होने के कगार में। सरकार इतना खर्चा करती है और बहुत सारा स्ट्रक्चर है, क्योंकि एक टीचर की भी अब ठीक ठाक अच्छी खासी तनख्वाह है, तमाम बच्चों पर खाने पीने से लेकर के अन्य बहुत सारे खर्चे हैं, स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ, भोजन माता, अन्य चीज़ें। लेकिन फिर ढाके वही 3 बात हो जाते हैं कि सरकारी स्कूल का तो कहना ही क्या है। सरकार की तरफ से जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हो रही है ना, वो धरातल पर क्यों नहीं उतर पा रही, इसका कारण थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ। शायद ही अपवाद ऐसा होगा कि चीज़ें धरातल पे नहीं होंगी, और जो है टीचर्स या तो अनुभव, मैं वही कह रही हूँ कि हमें प्रशिक्षण दिया जाए कि हम कम पैसों में कैसे हम बेहतर कर पाए। और दूसरा सुरक्षा की दृष्टि से, मान लो हमने स्कूल को बहुत बढ़िया ढंग से सजा दिया है, गमले रख दिए, लेकिन ग्रामीणों की गाय आके उसे नुकसान पहुंचा दे रही है, या हमने वाइट वॉश कर लिया विद्यालय पे और शाम को बच्चे आके क्रिकेट खेल के वो गोबर वाली गेंद फेंक दे रहे हैं, तो अब शिक्षक करेगा भी तो क्या करेगा। जी। और दूसरा प्रशिक्षण होने चाहिए कि कैसे कम पैसे में हम अधिक कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अनुभव साझा किया जाए तो शायद हो सकते हैं। जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि सरकारी स्कूलों में मास्टर जो है अपनी नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी है, और बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल की तरफ धकेल देते हैं। क्या अध्यापकों को ये विश्वास नहीं होता है कि हमारी जो है एजुकेशन ठीक है, हम अपने बच्चे को अपने पास रख के सरकारी स्कूल में पढ़ा सकें? मैं कहना चाहूँगी कि अध्यापक अगर अति दुर्गम में है और उसका बच्चा अभी छोटा है, उसके मेडिकल इशू है, और उसके साथ वहाँ रहने के लिए दूसरा नहीं साथी है, तो वो अपने बच्चे को कहीं ना कहीं अपनी फैमिली मेम्बर्स के पास रखेगा। तो ऐसी परिस्थिति में तो वो अपने बच्चे को, मैं अपनी खुद की बात करूँगी, तो कक्षा 1 से मेरे बच्चे मुझसे अलग हो गए थे। कारण ये था कि मैं अति दुर्गम में थी और उतना पैदल वो बच्चे मैं ले जा नहीं पाती थी। तो शायद कुछ ये कारण भी रहे होंगे, रहते हैं अध्यापकों के, कि वो अपने बच्चे को अपने पास नहीं रख पाते हैं। तो अगर जैसे हमारे कुछ अध्यापक हैं जो ब्लॉक हेडक्वार्टर पे है, जिला हेडक्वार्टर पे, तो उनके बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। जी। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे कि जो आपके शिक्षक साथी हैं उनके लिए क्या कहेंगे, आपके प्रेरणादायक क्या शब्द? मैं यही कहना चाहूँगी कि हर शिक्षक साथी को प्रयास करना चाहिए कि वो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार तक पहुँचे, और अपने कार्य को बहुत प्रेम, समर्पण और एक उत्साह के साथ अपने कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। और मार्गदर्शन, अपने जितने भी बड़े शिक्षक साथी हैं उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें, और अपने जो जूनियर शिक्षक साथी हैं उन्हें प्रोत्साहित करें आगे बढ़ने के लिए। एक गुड टीचर वही होता है जो दूसरे गुड टीचर को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। जी। आप कार्यक्रम में आए, आपने बहुत सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका सुंदरता गुड़िया, जिन्होंने न सिर्फ उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया है, बल्कि शिक्षक समाज का भी इससे बहुत बड़ा सम्मान हुआ है। इनका साफ तौर पर कहना है कि शिक्षक समाज, देश के लिए जो है कर्णधारों को पैदा करता है, और उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसका निर्वहन उन्हें ईमानदारी से करना चाहिए। तो मिलेंगे आपको एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।